आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बंगाल में बीजेपी के द्वारा आयोजित राज्यव्यापी बंद और उस बंद में बंद के नाम पर व्यापक हिंसा और कल जो बीजेपी समर्थित और आरएसएस के छात्र संगठन जिसने कि अपने छात्र समाज के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आयोजित जो नवान्न मार्च था उसके बारे में अनेक खबरें आई और इन खबरों में एक बड़ी खबर यह है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ये कहा है कि छात्रों को शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने देना चाहिए और सरकार को इसमें बाधा नहीं देनी चाहिए। मेरी जहां तक जानकारी है अब तक मेरे 75-76 साल के डेमोक्रेसी के एक्सपीरियंस में किसी भी गवर्नर ने ये पब्लिकली नहीं कहा कि आंदोलन करने वालों को आंदोलन करने देना चाहिए। हम पलट के पूछ ही सकते हैं गवर्नर से कि उनका छात्रों से क्या संबंध है, वो क्यों छात्रों के आंदोलन की हिमायत कर रहे हैं और वो किसके इशारे पर कर रहे हैं और क्या उनके पास अधिकार है ये कहने का कि आंदोलनकारी आंदोलन करें एज ए गवर्नर के नाते। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और खासतौर पर गवर्नर को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी से यह कहे कि जो वे लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आंदोलन करने देना चाहिए। तो अब हालत यह है कि गवर्नर नहीं बोल रहे हैं। गवर्नर हमारे यहां देश में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हुआ करता है, भारत सरकार का प्रतिनिधि हुआ करता है। बंगाल में अराजकता फैलाने वाले छात्रों के पक्ष में गवर्नर का इस तरह का बयान अपने आप में चिंता की चीज है। सब लोग जानते हैं कि कल जो छात्र समाज ने जो जैसे कि आरएसएस और बीजेपी ने आयोजित किया था और ऊपर मुखौटा उन्होंने छात्र समाज का लगाया हुआ था, बीजेपी और आरएसएस का छात्र समाज से कोई संबंध नहीं है। वो छात्र उनके लिए मोहरे हैं। ये छात्र ये तक नहीं जानते थे कि नवान्न है कहां। ये प्रायोजित भीड़ इस तरह से इकट्ठी की गई थी उसमें। उसका एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको। वो नमूना यह है कि कल जब नवान्न मार्च हुआ तो उस नवान्न मार्च के दौरान छात्रों ने राज्यपाल निवास को, गवर्नर हाउस को राज्य सचिवालय या नवान्न समझकर उस पर पत्थरबाजी की। यही पत्थरबाजी की घटना अगर टीएमसी के लोगों ने या सीपीएम के लोगों ने की होती गवर्नर हाउस पर, तो तत्काल गवर्नर का कंडेम करते हुए बयान आता और गिरफ्तारी की मांग करते वो कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनको गिरफ्तार करो। हम जानना चाहते हैं कि वे जो छात्र जो ये नहीं जानते कि गवर्नर हाउस और नवान्न का अंतर क्या है, बिल्डिंग का अंतर क्या है, एड्रेस का अंतर क्या है, वे छात्र किस तरह से जेन्युइन छात्र हो सकते हैं। क्या गवर्नर ने ये गवर्नर हाउस पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुई है कल। टेलीग्राफ में ये बाकायदा रिपोर्ट छापी है, फोटो देकर रिपोर्ट छापी है।
क्या गवर्नर ने एफआईआर दर्ज कराई? क्या गवर्नर ने बयान दिया कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया उनकी गिरफ्तारी की जाए? क्यों नहीं की? अब तक कभी भी गवर्नर हाउस पर पत्थरबाजी नहीं की गई है। तो बीजेपी के जो नए रणबांकुरे हैं वे ये नहीं जानते कि नवान्न कहां है और राजभवन कहां है। वो गवर्नर हाउस को ही राज्य सचिवालय समझ के उन्होंने कल पत्थरबाजी की। और इस पूरे मसले पर राज्यपाल की चुप्पी अपने आप में एक बड़ी चिंता की चीज है। उल्टे राज्यपाल ने यह कहा था कि राज्य सरकार आंदोलनकारी छात्रों के मार्ग में बाधा न बने। टेलीग्राफ ने अपने पहले पन्ने पर जो शीर्षक दिया वो शीर्षक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है, द डे ऑफ द लुम्पेन। छात्र समाज के द्वारा आयोजित इस नवान्न अभियान को द डे ऑफ द लुम्पेन के नाम से टेलीग्राफ ने सही रेखांकित किया है। और जब उन्होंने ये राज्यपाल निवास पर पत्थरबाजी की तो उससे अनेक पुलिस वाले घायल हुए। कम से कम 35 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई, लेकिन राज्यपाल के मुंह से बयान नहीं निकला, क्योंकि राज्यपाल जो गवर्नर है वहां पर अभी बंगाल में वे बीजेपी के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। उल्टा देखिए, तेवर देखिए राज्यपाल के, वो कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ बल प्रयोग न किया जाए। राज्यपाल से पूछा जाना चाहिए कि जिन पत्थरबाजों ने, लुम्पेंस ने, जो छात्र समाज की तरफ से आयोजित आंदोलन का हिस्सा थे, उन्होंने राज्यपाल निवास पर हमला किया, पत्थरबाजी की, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राज्यपाल इस मसले में चुप क्यों है? राज्यपाल का यह कहना कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग न हो, वो असल में लुम्पेंस को, अपराधियों को बढ़ावा देने या उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात कर रहे थे। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, राज्यपाल ने जो पुलिसकर्मी घायल हुए राज्यपाल के निवास की देखभाल करते हुए और सुरक्षा करते हुए, राज्यपाल के अंदर इतनी मानवता नहीं है कि वह जाके पुलिसकर्मियों को जो घायल हुए उनकी जाके खबर लें। क्यों, क्या दिक्कत थी? अगर वे पुलिसकर्मी वहां ना होते तो राज्यपाल निवास पर किस तरह से हमला होता, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लुम्पेंस एक जमाने में ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्तियां तोड़ चुके हैं कॉलेज स्ट्रीट में। ये वे लुम्पेंस हैं जिन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर का अपमान किया था। कौन नहीं जानता इन सब चीजों को? बीजेपी के अंदर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, राज्यपाल, इन सब किसी के प्रति कोई
श्रद्धा सम्मान का भाव नहीं है। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, यह सच है कि बंगाल में अभी ममता के पास में भी गुंडे हैं और बीजेपी के पास में भी गुंडे हैं। लेकिन एक बड़ी चीज तो घट रही है। ममता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे नतमस्तक होकर माना है। हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो परेशान है इस बात से कि वामपंथ क्यों नहीं सड़कों पर निकल रहा। वामपंथियों ने सही कदम उठाया है कि उन्होंने छात्र समाज के आंदोलन से अपने को अलग किया, बीजेपी के आंदोलन से अपने को अलग किया। सीपीएम को, वामपंथ को अपनी रणनीति और अपने कौशल पर नए सिरे से विचार करना होगा। ये बंगाल में जो कुछ घट रहा है बीजेपी के और छात्र समाज के बैनर के तले, ये बंगाल को एक तरह से फासिज्म में डुबो देने की साजिश है। बंगाल में रहने वाले बहुत सारे लोगों को बीजेपी के कृत्यों के बारे में और बीजेपी की राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जब बीजेपी शासन करती है वहां कैसे सिस्टम पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है। मतलब क्लाइमेक्स देखिए इसका, सारा सिस्टम मोबिलाइज किया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। मेरी ममता बनर्जी ने कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन मेरी आपत्ति है इस बात पर। बंगाल में अगर बलात्कार की हत्या की घटना होती है तो वह आपके लिए गंभीर मसला है, और उत्तर प्रदेश में बलात्कार की हत्या की घटना होती है तो वह आपके लिए गंभीर मसला क्यों नहीं है? क्यों यह होता है कि राष्ट्रपति को दर्द होता है बंगाल की घटना से, उत्तर प्रदेश की घटना से दर्द नहीं होता? आश्चर्य है कि राष्ट्रपति का भी बयान आ गया इस पर। नॉर्मली राष्ट्रपति ने कोई बयान नहीं दिया पहले। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं हताश और भयभीत हूं कोलकाता रेप कांड पर। राष्ट्रपति से पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों हताश और भयभीत है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने टाइमली इंटरव्यून किया है, उनके हताश होने का कोई कारण नहीं है। लोकतंत्र के कस्टोडियन और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, स्त्री के अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने टाइमली इंटरव्यून किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति महोदय को तो बयान देने में भी 2 सप्ताह लग गए। लेकिन यह बयान आज आया है राष्ट्रपति का, जो कि अपने आप में चिंता की चीज है। जिस दिन बंद बुलाया गया बीजेपी के समर्थित छात्र संगठनों के द्वारा, उस दिन राष्ट्रपति भी बयान दे रहे हैं, और राष्ट्रपति कल जब राज्यपाल निवास पर हमला हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। पूरे के पूरे सिस्टम में इस तरह से पार्टीजन तरीके से काम होगा, ऐसी तो पार्टीजनशिप कभी नहीं देखी। कम से कम राष्ट्रपति को तो यह संज्ञान लेना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है वह एक तरह से स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया है वहां पर अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है। बंगाल में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के आंदोलन है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए।
बंगाल के डॉक्टरों ने आज के बंद का समर्थन नहीं किया है। हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना आंदोलन वापस लीजिए, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और वे इंतजार कर रहे हैं कि अब सीबीआई क्या करती है और अदालत किस तरह से इस पर रुख अख्तियार करती है, किस तरह से फैसला देती है। लेकिन आंदोलन के ऐन मौके पर राष्ट्रपति का यह कहना कि मैं भयभीत हूं, हताश हूं, ये तो अपने आप में चिंता की चीज है। अगर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भयभीत और हताश है तो इससे ज्यादा चिंता की कोई चीज नहीं हो सकती। मैं बहुत विनम्रता से साफ कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन की आड़ में किसी भी तरह से बंगाल की चुनी हुई सरकार को टॉपल करने की अगर कोशिश की जाएगी तो सारे देश में तूफान उठ खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, दिल्ली में सरकार उनकी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश भागलपुर नहीं है। बंगाल में और उत्तर प्रदेश में फर्क समझना चाहिए। मणिपुर नहीं है बंगाल। बंगाल की जनता में अगर ये अवेयरनेस है कि वहां अगर बलात्कार की घटना हुई है तो उसके खिलाफ अगर वे लाखों की संख्या में प्रतिवाद में निकल सकते हैं तो मोदी गैंग इस बात को समझ ले कि भाई लोकतंत्र पर जब हमला होगा और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश होगी तो वे करोड़ों की संख्या में निकलेंगे। बंगाल की राजनीतिक चेतना उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चेतना नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो जन्माष्टमी के दिन दो लड़कियां हत्या करके पेड़ पर लटका दी गई फरुखाबाद में, लेकिन राष्ट्रपति महोदय का बयान नहीं आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया। और जिस समय यह घटना घट रही थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आराम से घूम रहे थे, कोई बेचैनी नहीं थी। आरजी कार की घटना में जो अपराधी शामिल है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। वो चाहे हत्या का मामला हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। अगर ऐसा ही है कि बलात्कार की घटना जहां हुई है वहां राज्य सरकार के खिलाफ में राष्ट्रपति महोदया बयान देंगी तो हम पूछना चाहते हैं बादलापुर की घटना पर राष्ट्रपति महोदया ने क्यों नहीं बयान दिया। ये चिंता की चीज है मेरे लिए। राष्ट्रपति इतनी पार्टीजन तरीके से बयान कैसे दे सकती है? राष्ट्रपति इतने पार्टीजन तरीके से बयान कैसे दे सकती है कि उसी समय जिस समय आरजी कार की लेडी डॉक्टर के साथ में घटना घटी उसी समय उत्तराखंड में एक नर्स को किडनैप करके 9 दिन बाद उसकी बॉडी मिली, उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि नहीं बीजेपी की सरकार में अगर बलात्कार होगा तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के शासन में बलात्कार करने वाले लोग एकदम नेक पाक हैं। बलात्कार यूपी में हो, बंगाल में हो, उत्तराखंड में हो, महाराष्ट्र में कहीं पर भी हो, वो जघन्य अपराध है, उसके खिलाफ बोला जाना चाहिए। एक और चीज है जो कि बड़ी चिंता की चीज है मेरे लिए, वो ये कि राष्ट्रपति महोदय जब बयान दे रहे हैं और जब इस मसले को इतना ऊंचा उठा ही दिया गया है तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या घटा है जिसकी वजह से राष्ट्रपति महोदया को बयान देने की जरूरत पड़ी, और वो भी 15 दिन बाद। जिस दिन बंगाल बंद का आयोजन किया गया उस दिन बयान क्यों दिया राष्ट्रपति महोदया ने? राष्ट्रपति महोदया ने उसी दिन बयान क्यों नहीं दिया जिस दिन की घटना प्रकाश में आई थी? क्या राष्ट्रपति को बोलने के लिए इतना समय चाहिए? किसके इशारे पर राष्ट्रपति महोदया ने बयान दिया, यह सवाल किया जाना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति महोदया ने स्वतः संज्ञान लेकर बयान दिया है तो हम ये जानना चाहते हैं कि यह अचानक बंद के दिन बयान क्यों आया।
बंगाल में निश्चित तौर पर स्त्रियां संकट में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां आम जीवन में अपराधियों का एक तरह से दबदबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी कोई उम्मीद नहीं है कि वहां लेफ्ट पार्टी जो है वो बहुत ही क्रांति कर देंगे और बहुत ही परिवर्तन कर देंगे, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। इसका कारण यह है कि लेफ्ट के पास में जनाधार नहीं है, और नई वैकल्पिक राजनीति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारे लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी वहां राम राज्य लाएगी, उनको हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने आसाम में किस तरह से राम राज्य स्थापित किया है, देख रहे जाके। आसाम में जब से बीजेपी की सरकार आई है, लगातार सारे सड़क के ब्रिज के ठेके नामी गिरामी लोगों को दिए गए हैं, उन लोगों को दिए गए हैं जो कि कल तक पृथकतावादी और आतंकी घटनाओं में शामिल थे, और वहां सड़कें ध्वस्त पड़ी और ब्रिज ध्वस्त पड़े, और लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर भूले नहीं है हम लोग, मणिपुर अभी भी आग में जल रहा है। मणिपुर में 56,000 से अधिक लोग अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। 180 से अधिक लोग मारे गए हैं आतंकियों के हाथों। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिली, राष्ट्रपति को फुर्सत नहीं मिली कि जाके देखे वहां। वह राष्ट्रपति वहां सरेआम आतंकियों ने औरतों को डंगा घुमाया, उनके साथ रेप किया, उनकी हत्या की, लेकिन राष्ट्रपति का बयान नहीं आया। देखिए, बंगाल पर जब बंगाल बंद का आयोजन किया गया तो राष्ट्रपति का बयान है, और यह पार्टिजनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है, और यह बहुत ही गलत स्टेप है राष्ट्रपति के तौर पर। एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिस कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि ये जो पूरे के पूरे लोग हैं जो कि अभी बंद में लगे हुए हैं, ये पूरे के पूरे लोग इस तरह का आंदोलन क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिए जाने के बाद भी ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन से क्या निकालना चाहते हैं? जो अभी कुछ चीजें सामने आई हैं और जो चिंता की चीज है वो ये कि प्रधानमंत्री अभी जलगांव गए थे, तो जलगांव गए तो वहां उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं, औरतों के खिलाफ ये जघन्य घटनाएं, इनकी निंदा की जानी चाहिए और अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री किससे अपील कर रहे हैं? उनके पास तो सारे अधिकार हैं, क्यों नहीं अब बलात्कारियों के खिलाफ केस को लेकर सारे देश में केंद्र फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की व्यवस्था क्यों नहीं करता? किसने रोका है केंद्र सरकार को? किसने रोका है केंद्र सरकार को कि वे तुरंत कार्रवाई हो बलात्कार जैसे केसों पर? उसके लिए कानून का ढांचा तैयार किया जाए, उसको नीचे से ऊपर तक इंप्लीमेंट करने की संरचनाएं बनाई जाए। किसने रोका है प्रधानमंत्री को? इस प्रसंग में एक और घटना घटी है जिसका कि जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो ये कि ममता बनर्जी मांग कर रही है, ये बात कह रही है कि बलात्कारियों को मृत्युदंड की व्यवस्था दी जाए, की जाए कानूनन। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि हम साथ में इसके। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो अगले 10 दिन के अंदर, अगले हफ्ते में हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और विधानसभा के सत्र में हम ये प्रस्ताव पास करेंगे कि बलात्कारियों को
फांसी की सजा दी जाए और ये बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजेंगे। हम देखना चाहते हैं राज्यपाल उसे अनुमोदित करें। लेकिन राज्यपाल तो आंदोलनकारियों के साथ है, न्याय के साथ नहीं है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही चिंता की चीज है, वो ये कि ये जो लिबरल स्पेस है बंगाल का और बंगाल की जनता का, वो लिबरल स्पेस लगातार गायब कैसे हो गया। सोचे वे लोग जिन लोगों ने एक जमाने में अपने अंध वामपंथ विरोध के कारण वामपंथ को नष्ट किया। वामपंथी भी सोचे कि अपने शासन के नशे के कारण उन्होंने जिस तरह से लिबरल स्पेस को नष्ट किया, बंगाल को लिबरल वैल्यूज, लिबरल स्पेस, लोकतांत्रिक प्रवेश, लोकतांत्रिक अधिकार और लोकतांत्रिक संरक्षण ये चाहिए। बंगाल को लुम्पेन नहीं चाहिए, गुंडे नहीं चाहिए। वो चाहे ममता के गुंडे हो, चाहे कांग्रेस के गुंडे हो, चाहे वो सीपीएम के गुंडे हो, चाहे वो बीजेपी के गुंडे हो। सारी पार्टियां इस मामले पर एकमत हो कि बंगाल को अपराधीकरण से और अपराधियों से मुक्त करेंगे। जब तक यह अपराधीकरण का और अपराधीकरण से मुक्ति का एजेंडा प्राथमिक एजेंडा नहीं बनता, लिबरल स्पेस तैयार नहीं होगा। और इससे भी बड़ा संकट अगर मुझसे पूछें आज की डेट में, क्योंकि ये काम लंबा है, आज की डेट में सबसे बड़ा संकट क्या है? हमारे सामने चॉइस बहुत खराब है। एक तरफ मोदी का फासिस्ट शासन है और दूसरी तरफ ममता का जो है वो अपराधी और दूसरे तत्वों से बना हुआ शासन है। तो जाहिर है कि फासिस्ट शासन की तुलना में अपराधी शासन ज्यादा सुविधाजनक है। बंगाल में तो इस घटना के बाद लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खाली कल और आज 2 दिन पुलिस ने सख्ती से काम दिया है, लेकिन बाकी समय तो पुलिस एकदम मूक दर्शक रही है। नरेंद्र मोदी तो और उनके चंगू मंगू जो मुख्यमंत्री है, वे तो कहीं किसी भी अपने राज्य में इस तरह के प्रोटेस्ट की अनुमति ही नहीं देते, वो निकलने ही नहीं देते। तो ममता बनर्जी जिस सेकुलर दृष्टिकोण का रिप्रेजेंट करती है, उसमें क्रिमिनल है और डेमोक्रेसी भी है। नरेंद्र मोदी जिस दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ फासिज्म है और गुंडे हैं। तो जाहिर है फासिस्ट और गुंडों का जो गिरोह है वो ज्यादा खतरनाक है, संविधान के लिए भी, समाज के लिए भी और बंगला जाति के लिए भी। इस नजरिए से अगर आप देखें तो तात्कालिक तौर पर जो राजनीतिक परिस्थितियां, उसमें ममता के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। विकल्प सोचें, विकल्प बनाएं, विकल्प का रास्ता बंद नहीं है। लेकिन यह सोचना कि हम ममता को हटाएंगे तो किसको लाएंगे आप? फासिस्ट और गुंडों को, जिसकी नुमाइंदगी बीजेपी करती है और आरएसएस करता है। और इस ट्रैप से बचने की जरूरत है। यह सच है कि बंगाली लोग बहुत भावुक होते हैं और बहुत ही लोकतांत्रिक भी होते हैं। जो भावुक लोकतांत्रिक भाव जो है वो बातचीत में तो अच्छा लगता है, लेकिन आंदोलन भावुकता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात जब आंदोलन चल रहे होते हैं तो उस समय खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी नजर पॉलिटिक्स पर होनी चाहिए और दूरगामी परिणामों पर होनी चाहिए। लोगों ने इस बात को सोचा नहीं। लोग हमेशा तात्कालिक परिणाम में रहते हैं। लोकतंत्र में जन आंदोलन और क्रिमिनल्स के आंदोलन, इन दोनों में फर्क किया जाना चाहिए। बीजेपी का आंदोलन क्रिमिनल्स के आंदोलन है, बीजेपी का आंदोलन जन आंदोलन नहीं है।
और इसी अर्थ में ये सही कहा है कि ये आज का दिन लुम्पेन का दिन है। टेलीग्राफ ने सही हेडलाइन दी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।